हे दोस्तों, वेलकम बैक कॉमर्स विद अनिल सर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने 11th कॉमर्स बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। और उसमें मैंने पूरा बेसिक्स बता दिया था कि बुक कीपिंग क्या होती है, इंडिया में बुक कीपिंग कैसे स्टार्ट हुआ था। सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियो बिना देखे आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज फर्स्ट वॉच दैट वीडियो देन कम टू वॉच दिस वीडियो। ओके, तो ये वीडियो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने खत्म किया था। बट बिफोर स्टार्ट सो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गणेश का एग्जाम्पल लेके कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है। सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। और हमने पढ़ा था कि इंडिया में बुक कीपिंग सिस्टम कब स्टार्ट होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के टाइम पे या उनके रिजीम में उनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं हमें पता चलता है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि उस जमाने में जो रिकॉर्ड्स थे या रिकॉर्डिंग्स था वो बेसिकली वेल्दी पीपल्स हायर करते थे अकाउंटेंट्स को। और वो अकाउंटेंट्स क्या करते थे, उनके जो प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स होते थे उन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली वो मेंटेन करते थे। और उस वक्त जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हुआ करती थी उसको कहते थे देशी नामा। ओके, सो आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने खत्म कहां से किया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, टू टाइप का सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हो तो वहां पे ना आप क्या करते हो, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दी गई है। इसीलिए इनको कहा जाता है अनसाइंटिफिक और इनकम्प्लीट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये एक कंप्लीट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ये कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, बिकॉज ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है, और सही तरीके से रिकॉर्डिंग्स करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस तो मैंने आपको समझा दिया। फॉलो कौन करता है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कौन फॉलो करेगा? जो छोटा व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉलो करती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था ये भी जान लेते हैं। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुका डी बार्गो पिसिलियोली इन 1494 में। तो लुका डी बार्गो पिसिलियोली एक इटली के मर्चेंट थे, इटली के व्यापारी थे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया 1494 में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, यहां तक कहानी बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है, ठीक है। और ये कहानी और भी आसान होगी अगर आप टेक्स्ट बुक में इसके आगे की जो कहानी है ना पढ़े तो। अगर ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको बोल रहा हूं मैं, इसको अगर हम स्किप करेंगे ना तो हमें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम अभी के समय पे क्यों चाहिए, क्यों हमें इतना स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना है कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इसकी बाद वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंग्लैंड से वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप फैला और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की वजह से क्या हुआ, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और यहां से एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है। इसके पहले जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे वो छोटे मोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्मॉल स्केल पे बिजनेस किया करते थे और वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते थे, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सिचुएशन आई कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल में चलने लगा, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ने लगी, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करने लगे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। तो ये जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे लोगों की जरूरत थी, ज्यादा लोगों की जरूरत थी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता था। तो उसके बाद से इमर्ज हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी।
उस जॉइंट स्टॉक कंपनी आप बड़े डिटेल में सीखोगे एसपी में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कभी मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं पढ़ने वाले। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फीचर है, एक यूनिक फीचर है, इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और वो क्या है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा फीचर क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, ओनरशिप किसी और के पास जाती है और मैनेजमेंट किसी और के पास जाता है। कंपनी का जो ओनरशिप है वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास, यानी कि इसको शेयर होल्डर संभालते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है इट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ओनरशिप जो होगी वो कंप्लीटली शेयर होल्डर के पास होती है, और जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। लेकिन नॉर्मली होना क्या चाहिए, यानी इसमें होता है क्या, एक बात और है कि ओनरशिप यानी जो बंदा बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो शेयर होल्डर है, और जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। लेकिन होना क्या चाहिए कि जो बंदा पैसे लगा रहा है वही बिजनेस को मैनेज करे। हमने गणेश के एग्जांपल में पढ़ा था कि वही कैपिटल लगाया था और उसी ने पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज किया था, वही पूरा बिजनेस संभालता था। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम पब्लिक से पैसा कलेक्ट करें और हमें कैपिटल चाहिए सपोज 5 करोड़ रुपए, तो और हम पब्लिक से डिमांड करें, क्योंकि एज अ पब्लिक कंपनी आप पब्लिक से फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। तो अगर हम पब्लिक को डिमांड करें कि भाई आप लोग मेरी कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा दो और 1 साल बाद जब प्रॉफिट होगा तो हम आपको उससे ज्यादा पैसे देंगे, एग्री करेगा? नो, इंडियन तो बिल्कुल नहीं एग्री करेगा, क्योंकि इंडियन किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 रुपया भी ना दे। अगर वो सोचेगा वो तो 10 बार सोचेगा, ठीक है, उसके बाद वो 5 रुपए देगा। तो अब सोल्यूशन क्या रहता है, ये 5 करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 5 करोड़ को स्मॉल स्मॉल यूनिट में बांट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक हिस्सा कहलाता है शेयर्स, ठीक है। और हर एक शेयर वैल्यू की एक कीमत होती है, शेयर्स की एक कीमत होती है जिसे कहा जाता है फेस वैल्यू या फिर उसका नॉमिनल वैल्यू इंग्लिश में। सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। जैसे आपको बिजनेस करने के लिए सपोज 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन 10,000 रुपए पब्लिक देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस 10,000 को मैं 1,000 यूनिट्स में डिवाइड करूंगा और हर एक यूनिट की कीमत रखूंगा 10 रुपए। यानी कि अब मेरे कंपनी के शेयर्स कितने हैं टोटल 1,000 और उनकी कीमत कितनी 10 रुपए। जब ये सारे के सारे शेयर्स पब्लिक खरीद लेंगे तो मेरे पास कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा कितना 10,000 रुपए, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर, और हर एक शेयर की क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। एंड द पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, यानी जो बंदा बिजनेस में पैसे लगाएगा उसको आप क्या बोलोगे, शेयर होल्डर बोलोगे। और शेयर होल्डर क्योंकि पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा बिजनेस में पैसे लगाएगा दैट पर्सन विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। वो पर्सन क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर कौन हो गया, बिजनेस का ओनर। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि बिजनेस का जो ओनर है यानी कि शेयर होल्डर वो एक कॉमन पीपल है, यानी कि आम आदमी है। मतलब हमारी तुम्हारी तरफ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कोई टीचर है, कोई बंदा बिजनेसमैन है, कोई बंदा ऑलरेडी सैलरी पर्सन है, कहीं कंपनी में जॉब करता है, मतलब हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंगेज्ड है। हमारे पास जो खाली पैसा पड़ा था वो हमने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, यानी हम कंपनी में पैसा तो दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। पैसा आप लगा दोगे बट वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास कंपनी को मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई पैसा आपको लगा दिया तो कंपनी को मैनेज कौन करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि कंपनी को मैनेज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली टर्म है, एक्चुअली सिंगल ये होता है डायरेक्टर, लेकिन पूरे की पूरी जो टीम है उनके डायरेक्टर्स की, उनको कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। तो यही जो हमारे शेयर होल्डर है वो इलेक्ट करते हैं, दे इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते पूरे के पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई एज अ शेयर होल्डर हमारे पास टाइम नहीं है, राइट? तो टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके पास दे देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दे देंगे। समझे? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस को चलाएंगे, बिजनेस को रन करेंगे, और जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है।
प्रॉब्लम किस चीज की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आपने पावर दे दिया, पैसा दे दिया, तो P प्लस P इज इक्वल टू P, यानी कि जिसके पास पावर है, पैसा है, उसके फुल चांसेस है पागल होने के, बंदा पागल हो सकता है। और यहाँ पे पागल का मतलब होता है मिस यूज ऑफ पावर, वो अपनी पावर का क्या कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। तो अब क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का, ओनर का, तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है वो सही जगह पे लगना चाहिए, सही बिजनेस में लगना चाहिए, और एक एक रुपए जो जा रहा है वो बिजनेस में जाना चाहिए, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पर्सनली मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर होल्डर बनाएंगे एक बंदे को अकाउंटेंट, ठीक है। हर एक कंपनी को अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ता है, और ये अकाउंटेंट क्या करेगा, रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा, एक एक पैसे का ये हिसाब रखेगा, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाह के भी कंपनी के पैसे का मिस यूज ना कर पाए। क्लियर। अब लेकिन दिक्कत यहां भी है, यहां पे क्या दिक्कत है कि अगर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अकाउंटेंट आपस में मिल जाए तो इंडिया में जुगाड़ बहुत इजी काम है, तो ये जुगाड़ किया जा सकता है भाई। अकाउंटेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके एक साथ मिल गए तो यहाँ पे झोल हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई बोलेगा भाई रिकॉर्ड कर 5 लाख रुपए, 2 लाख तू ले ले, बाकी हम लोग आपस में बांट लेते हैं, काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन हमने निकाल के रखा कि भाई अगर अकाउंटेंट कुछ गलती करेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीए अपॉइंट करते हैं, ताकि सीए क्या करता है, पूरा का पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अपने एंट्रीज, जो अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड के, उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और उसको कहा जाता है ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिट करना, क्योंकि आपका जो सीए होता है, सीए का काम क्या होता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना। अब जब सीए ऑडिट करेगा, अगर उसको लग रहा है कि किसी डायरेक्टर ने झोल किया है, कोई एंट्री गलत लिखी गई है, तो वो क्या करता है, वो बनाता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। वो बनाएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट, और फाइनली ये ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो सबमिट करता है शेयर होल्डर्स के पास। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नहीं बताएगा, सीधा सीधा सबमिट किसके पास करेगा, शेयर होल्डर के पास, जो कि कंपनी के मालिक है। तो अब शेयर होल्डर विल टेक अगेंस्ट एक्शन ऑफ शेयर होल्डर विल टेक एक्शन अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समझे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट चलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बुक कीपिंग भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा है अकाउंटेंट, फिर ये सीए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कंपनी के अंदर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि ये जो महान लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग, ये लोग शेयर होल्डर्स का पैसा ना खा पाए, अकाउंटेंट के साथ मिलकर झोल ना हो, इसलिए सी अपॉइंट किया जाता है कि कंपनी पब्लिक का पैसा ना हड़प ले। क्योंकि भाई शेयर होल्डर कौन है, आम आदमी ना, पब्लिक, मेहनत की कमाई वो लगाता है, बैंक को पैसा ना देके वो कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो कंपनी का काम है उसके पैसे को सिक्योर रखना, ठीक है। लेकिन कंपनी नहीं करेगी, इसलिए एज पर द रूल आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होगी, और ये ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट वेबसाइट्स पे पब्लिश की जाती है। आजकल कंपनीज बहुत फास्ट है, वो 3-3 महीने का ऑडिट करती है और उसका भी स्टेटमेंट ऑनलाइन दिखा देती है। तो ऑडिटिंग मतलब क्या होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना कि एंट्री सही है गलत है। सपोज अगर यहाँ पे अकाउंटेंट ने एंट्री लिखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सीए उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि भाई सैलरी दी थी, सैलरी स्लिप किधर है, वाउचर किधर है, जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए वो अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास दो, तो क्रॉस वेरीफाई करेगा। अगर सब में एंट्री सेम है मतलब सही एंट्री है, और कहीं मिसमैच है मतलब गलत एंट्री है। इस तरीके से ऑडिटिंग होती है, और ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप क्या करोगे भाई, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए बुक कीपिंग एक छोटा गणेश, एक छोटा व्यापारी है, वहां से लेके एक टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उनके लिए उतना ही जरूरी है। उनके लिए भी रिकॉर्डिंग्स, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज मैं आपको बस यहां तक ही बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बुक कीपिंग की डेफिनेशन और बुक कीपिंग के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव में कवर करने की ट्राई करूंगा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग टर्म्स
और अकाउंटिंग टर्म्स करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे सेकेंड चैप्टर में, यानी जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल आई टीच यू। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।